हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट पैथोलॉजी वॉल्यूम 1 बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। हम डिस्कस कर रहे हैं बुक ठाकुर पब्लिकेशन से। यूनिट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपलोडेड है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले यूनिट 1 वीडियो देख लीजिए। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 आपका है स्पेशल पैथोलॉजी। अगर मैं बात करूँ यूनिट 2 की तो इसमें टोटल आपकी 6 यूनिट्स आती हैं। जैसे कि पहली यूनिट आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दूसरी आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तीसरी आपकी जीआई ट्रैक है, फिर आपका आता है लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, फिर आपका आता है स्केलेटन सिस्टम, फिर एक और सिस्टम आता है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो टोटल 6 सिस्टम्स आपके आ रहे हैं स्पेशल पैथोलॉजी में। इसके अंदर भी आपके सब टॉपिक्स आएंगे। जैसे कि जब आप सिलेबस देखोगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका मेंशन है कि आपको पल्मोनरी इन्फेक्शंस पढ़ना है, आपको सीओपीडी पढ़ना है, ट्यूमर्स पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका सिलेबस मेंशन है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पेशल पैथोलॉजी यूनिट आपकी बहुत ही ज़्यादा वास्ट यूनिट है, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट यूनिट है। अगर मैं बात करूँ इसके बहुत ज़्यादा पार्ट्स हो जाएंगे, अभी तो मुझे खुद ही नहीं क्लियर इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कितने पार्ट होंगे। सो उसको मैं तो अभी नहीं क्लियर कर पा रही, बट ये है कि हर एक सिस्टम को हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे जिससे आपका हर एकदम क्लियर हो जाए। पैथोलॉजी पढ़ने का एक सिंपल सा तरीका होता है, जो भी पॉइंट्स है उसको एक पॉइंट वाइज मतलब मेंशन करिए और जो मेन है उसकी हेडिंग करके अंडरलाइन कर दीजिए। बाकी आप इसको को रिलेट कर सकते हो एएचएन सब्जेक्ट से, और जिस स्टूडेंट ने एएचएन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है तो उसको पैथोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं बात करूँ पैथोलॉजी 1 में, मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ, पैथोलॉजी 1 में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हाँ पैथोलॉजी 2 में मुझे प्रॉब्लम हुई थी। पैथोलॉजी 2 थोड़ी सी डिफिकल्ट है एज कंपैरिजन तो पैथोलॉजी 1, लेकिन जब आप अच्छे से पैथोलॉजी 1 पढ़ लोगे तो आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा पैथो 2 के लिए। और आपके लिए एक प्लस पॉइंट बता दूं, जो आपका पैथो 1 है उससे आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। पैथो 2 में आपके 2 यूनिट है जिसमें से नॉर्मली आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आता है बस, बाकी आपका पैथो 1 से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। अभी तक जितना भी पीवाईक्यू देखा गया उस अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, अटल यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है, बट उसमें पैथो 1 का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसको अच्छे से पढ़ना, स्पेशली यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 3 में आपका बस 1 से 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है बस, लेकिन जो आपकी यूनिट 1 यूनिट 2 है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आपको हर एक चीज़ एकदम डिटेल में पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे अटल यूनिवर्सिटी का जो 4th सेमेस्टर में हुआ था, तो उसमें आप देखोगे कि हर एक चीज़ ज़्यादातर आपको पैथो 1 से मिलेगी, एमसीक्यू भी। तो अच्छे से पढ़िएगा, और आपका कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। तो ये आपका सिलेबस में ये आपका सिलेबस है जिसमें मेंशन है कि हर एक सिस्टम में आपको कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं। इसी अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है अपने यूनिट 2 स्पेशल पैथोलॉजी को। स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 स्पेशल पैथोलॉजी। सबसे पहला आपका आ रहा है पल्मोनरी इन्फेक्शन। पल्मोनरी इन्फेक्शन का मतलब ये है जो भी इन्फेक्शन, जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज या ऑर्गेनिज के द्वारा इन्फेक्शन होगा आपके लंग्स में, उनको हम लोग कहेंगे पल्मोनरी इन्फेक्शन। सिंपल सी चीज़ है, पल्मोनरी इन्फेक्शन क्या होता है, तो यही चीज़ आपकी मेंशन है। इसमें आपके पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके लंग को क्या करते हैं, इन्फेक्शन देते हैं। इसमें आपके 3 पॉसिबल वेज है जिससे वो इन्फेक्शन दे सकते हैं एक लंग में। पहला है जो कि वो आपके ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री के थ्रू पहुंच जाए। अब ये ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री क्या होता है, ये ट्रैकिया के बाद जो ब्रोंकस में आपका आगे डिवाइड होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। फिर आपका आता है सेकेंड पॉइंट पल्मोनरी वेस्कुलेचर। ये क्या होता है, जब हम लोग इंट्रावेनस इंजेक्शन देंगे तब पल्मोनरी वेस्कुलेचर हो सकता है। थर्ड है कि अगर आपका मीडियस्टेनम में इन्फेक्शन हो जाए। अब ये मीडियस्टेनम क्या होता है, ये आपका मान लीजिए आपका लेफ्ट लंग है, ये आपका राइट लंग है, तो दो प्लूरल लेयर के बीच की जो स्पेस होती है, या फिर आप कह सकते हो जो बिटवीन द स्पेस होगी टू लंग्स, उसको हम लोग कहते हैं मीडियस्टीनम लेयर या मीडियस्टीनम स्पेस। वहाँ पे आपका इन्फेक्शन हो सकता है। जब आप देखोगे पल्मोनरी इन्फेक्शन को, तो पल्मोनरी इन्फेक्शन आपके लंग्स में कैसे डिवाइड होता है, तो वो आपका टोटल 5 में डिवाइड होता है। पहला है कंसोलिडेशन, फिर आपका है लोबर जो लोब्स में हो जाएगा, फिर ब्रोंकोनिमोनिया, फिर आपका है पल्मोनरी एब्सिस, फिर आपका है इंटेस्टाइनल निमोनिया।
ये बस आपका एक इंट्रो पार्ट था, ये आपका मेंशन नहीं है कि एग्ज़ाम में आएगा। बस एक चीज़ है कि पल्मोनरी इन्फेक्शन के अंदर ये जो जैसे डिज़ीज़ है निमोनिया, वो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। आगे जो आपकी और डिज़ीज़ेज़ है वो आ सकती है, लेकिन जो पल्मोनरी इन्फेक्शन है वो आपका एक इंट्रो पार्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली डिज़ीज़ से पैथोलॉजी में, वो है हमारी निमोनिया। निमोनिया क्या है? अगर मैं बात करूँ आपको निमोनिया की डेफिनेशन, निमोनिया के टाइप्स आते होंगे। अब ये मत कहना कि नहीं आते, क्यों? क्योंकि आपने एएचएम में इसको अच्छे से पढ़ा है। वही डेफिनेशन वही टाइप्स आपको लिख देना है। तो हम इसको डेफिनेशन टाइप्स को तो डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या है? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऐसे इन्फेक्शन लंग्स में हो जाना जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, आपके एयरवेज में स्वेलिंग हो, आपका फ्लूइड आपका कलेक्शन हो जाए, आपका कोई भी लंग में कोई भी सब्सटेंस उसका इन्फ्लामेशन हो जाए, उसको हम लोग निमोनिया कहते हैं। ये आपकी क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी। साथ में आप डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल में आप देखोगे कि आपका इस तरीके से हेल्दी रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो निमोनिया होगा पहले तो उसका इरेगुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा, और यहाँ पे कहीं पस फॉर्म होगा, कहीं पे आपका इन्फेक्शन होगा तो सेल डिजेनरेशन के होंगे। तो इस तरीके से आपका निमोनिया का रहेगा। फिर आपका आता है टाइप्स। टाइप्स भी आपको पता है, हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पहला आपका डिवाइड हो जाता है, वो भी आपके टाइप्स दो में। एक होता है आपका एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल में आपका डिवाइड होता है दो में। पहला है लोबर, फिर है ब्रोंकियल, फिर आपका होता है कैसे आप उसको एक्वायर करके ले रहे हो, तो वो आपका पोजीशन के बेसिस पे चार में होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एनाटॉमिकल पे। तो एनाटॉमिकल पे आपका दो होता है, पहला आपका लोबर, दूसरा आपका है ब्रोंकियल। लोबर का मतलब है आपका इन्फेक्शन लोब्स में होगा। अब लोब्स क्या होती हैं? लोब्स आपके लंग में होती हैं जो कि फिशर से डिवाइडेड होती हैं। जैसे कि आपका राइट लंग है, यहाँ से ऑब्लिक फिशर से आपका डिवाइड हो गया। फिर आपका ये दूसरा लंग है जिसमें आपका दो फिशर होते हैं, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल फिशर, एक होता है ऑब्लिक फिशर। तो यहाँ पे कितने लोब्स हो गए? एक लोब, दो लोब, तीन लोब। यहाँ पे कितने लोब हो गए? दो लोब हो गए। जब इनमें इन्फेक्शन होगा तब हम लोग कहेंगे लोबर निमोनिया हुआ है। ब्रोंकियल में बात आएगा तो जब आपका ब्रोंकस में होगा तब आप कहोगे कि ब्रोंकियल निमोनिया है। फिर आपका आता है एक्वायर्ड पे। तो एक्वायर्ड में या पोजीशन के बेसिस पे आपके कितने होते हैं? चार होते हैं। पहला है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, मतलब कि जब इन्फेक्शन आपके हॉस्पिटल के एडमिशन के टाइम पे उसके बाद आपको मिला, उसको हम लोग कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। फिर आपका आता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, मतलब कि जो आपने निमोनिया, जो आपने इन्फेक्शियस डिजीज़ ली है वो आपने कहाँ एक्वायर करी थी? कम्युनिटी से करी थी। मतलब कि आपने कहाँ करी है? किसी भी सोसाइटी में करी है, कहीं भी कम्युनिटी में करी है। बस इसका मेन रीज़न है कि आप एक मेडिकल और आप एक हॉस्पिटल सेटिंग के बाहर एक्वायर करोगे, उसको हम लोग कहेंगे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। फिर आपका आएगा वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, मतलब कि आप निमोनिया तो ले रहे हो लेकिन कहाँ से ले रहे हो? वेंटिलेटर से। वेंटिलेटर ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जिसको खुशी खुशी लेते हैं। क्या होता है? वेंटिलेटर एक डिवाइस होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है पेशेंट को जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। तो जिन पेशेंट को वेंटिलेटर होगा, वेंटिलेटर लगा होगा और वेंटिलेटर के थ्रू से इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। इसीलिए अगर आपको किसी को भी याद हो तो आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, जब आप इन्फेक्शन पढ़ रहे थे तो इन्फेक्शन में बंडल अप्रोच पढ़ रहे थे, तो बंडल अप्रोच में आपने पढ़ा होगा कि कैसे वेंटिलेटर से कंट्रोल करें इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से। फिर आपका फोर्थ और लास्ट आता है टाइप, दैट इज एस्पिरेशन निमोनिया। जब आप पेशेंट में एस्पिरेट कर रहे हो, एस्पिरेट तो आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि पॉइजन कर सकते हो, फ्लूइड कर सकते हो, ब्लड कर सकते हो। मेन क्या है? जब आप एस्पिरेट करोगे और उस एस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा पेशेंट को मिल जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन, तब हम कहेंगे एस्पिरेशन निमोनिया। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं एनजी ट्यूब एस्पिरेशन। आपका टाइप्स कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे पैथोलॉजिकल चेंजेस की। अब पैथोलॉजिकल चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा चेंजेस आपको निमोनिया में कहाँ देखने को मिलेगा? आपकी जो निमोनिया की एल्वियोलर सैक होती है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहली पॉइंट यही दे रखा है, इन्फ्लामेशन आपको एल्वियोलर स्पेस में मिलेगा या फिर एल्वियोलर सैक में मिलेगा। इसमें क्या होता है? आपका जो लंग है, मेन उसकी यूनिट है एल्वेओलाई, जब वो डिफेक्टिव हो गई तो पूरे लंग की फंक्शनिंग क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसमें आपके मेनली बैक्टीरिया आते हैं, आप बैक्टीरिया का नाम भी मेंशन कर सकते हैं।
जैसे कि आपको पता है स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लेमिडिया, लिगोनिया, पिट्टाचाई, ग्राम नेगेटिव्स, ग्राम पॉजिटिव, तो ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस को। तो पैथोलॉजिकल चेंजेस को हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेजेस में। तो इसमें आपकी टोटल 4 स्टेज होती है जो आपको डिफाइन करेंगे पैथोलॉजिकल चेंज। पहली आपकी स्टेज 1 है जिसमें आता है कॉन्गेशन। जब आपको इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन के 24 घंटे में आप देखोगे कि आपके लंग्स में इन्फेक्शन है, वहाँ पे WBCs आएंगे उस इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाने के लिए। अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मैं बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक लंग है, यहाँ पे भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया। अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, तुरंत ये यहाँ से आपके ब्रेन में जाएगा कि अरे अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, चलो चलो उसको किल करते हैं। अब यहाँ से क्या आ रहा है, ये WBC आ रहा है। मैंने ऐसे बनाया जैसे आपको समझ में आ रहा है, WBC ऐसे होना चाहिए लेकिन बता रही हूँ WBC है, लेकिन वहाँ पे इन्फेक्शन होना ही है तो ये आपका बहुत ज़्यादा था और ये आपके कम थे, मतलब कि WBC का अमाउंट आपका कम था और आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अमाउंट क्या था, ज़्यादा था। तभी यही लिखा है कि WBC इनसफिशिएंट हो गए, मतलब कि कम पड़ गए, जिससे वो इनसे नहीं लड़ पाए, नहीं फाइट हो पाए। जब फाइट नहीं हुई तो जीत किसकी होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने वहाँ पे अपना डेरा डाल दिया, वहाँ पे इन्फेक्शन करने लगा। इन्फेक्शन करने के बाद में उसने तुरंत टिश्यू पे हमला बोल के उस पर स्वेलिंग करा दी। उसके बाद में जो लंग्स है वो कैसा हो जाएगा, रेड अपीयर हो जाएगा। ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो अभी लिख लीजिए या फिर मार्क कर लीजिए। फिर आपका स्टेज 2 आता है जिसको हम लोग कहते हैं रेड हेपेटाइजेशन। इसको इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये अब आपके इन्फेक्शन के 48 से 72 घंटे बाद होगा, 48 to 72 आवर्स। अब क्या होता है, ये इन्फेक्शन आपका रुका रहेगा 2 से 4 दिन तक, मतलब कि परसिस्टेंट इन द सेंस रुका रहेगा, इन द सेंस यहाँ तो यही नहीं रहेगा, लंग में और बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, लेकिन 2 से 4 दिन रहेगा ये लंग में ही। फिर आपका आता है कि ये क्या करेगा, वहाँ पे एल्वोलाई को ब्लॉक कर देगा। किसकी वजह से, RBC, WBC, बैक्टीरिया और सेलुलर डेब्रिस की वजह से। अब आपका आएगा ग्रे हेपेटाइजेशन। अब 4 से 6 दिन भाई बीत चुके हैं, उसके बाद अब 8 दिन तक आप जब देखोगे जो आपका लंग्स है वो पहले कैसा था, रेड कलर का था, अब वो वहाँ से कैसे कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा या फिर येलो कलर का हो जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क करिए। कभी कभी क्या होता है, ग्रे में पूछ लेते हैं कि ग्रे में कौन सा कलर है, हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं ग्रे में ग्रे कलर होगा। ग्रे में और भी तो लगा है ना डियर, और मतलब येलो, और येलो कलर भी आपको देखने को मिल सकता है, इस चीज़ का ध्यान देना है। अब वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, वहाँ पे क्या होता है, RBCs होते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म RBCs को किल करते हैं। फिर वहाँ पे फ्लूइड बनता है, उस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं एक्सुडेट। एक्सुडेशन लिखा है लेकिन फ्लूइड आपका एक्सुडेट होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये एक्सुडेट बन गया, इसकी वजह से आपका जो लंग्स था वो किस कलर का हो गया, ग्रे कलर का या फिर येलो कलर का। तो ये थे आपके स्टेज 3। तब हम बात करते हैं स्टेज 4 की, जिसको हम लोग रीसोल्यूशन कहते हैं। रीसोल्यूशन का मतलब है रिकवरी स्टेज। यहाँ पे आपका जो फ्लूइड है, अब इस चीज़ को ध्यान देना, जो फ्लूइड है उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा। जो फ्लूइड यूँ यूँ था, मतलब बह रहा था, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी बॉडी, तो यहाँ से फ्लूइड क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद में जो भी ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं उनको हटा दिया जाएगा मैक्रोफेज के द्वारा, रिमूवल कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपका क्लियर स्पेस रहेगा, जिससे वर्क नॉर्मल रहेगा। तो ये आपके स्टेज 4 था। ये अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस करा, पैथोलॉजिकल चेंजेस। अब हम डिस्कस करेंगे हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में आपका हम लोग डिस्कस करेंगे मतलब कि पार्ट्स वाइज। जैसे कि पहला आपका दे रखा है लोबर निमोनिया। इसमें क्या होगा, आपका कंसोलिडेशन होगा पूरे लंग्स में, और लंग्स के लोब्स में तो स्पेशल देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें भी स्टेजेस के नाम सेम है, देख रहे हो, तो पहला आपका कॉन्गेशन, दूसरा रेड हेपेटाइजेशन, फिर ग्रे, फिर रिसोल्यूशन। बस फ़र्क कितना है, जो पहला है तो पहले में आपकी मेन लाइन ये है कि इस स्टेज पे आपको थोड़े RBC, न्यूट्रोफिल्स और आपको रिच मिलेंगे फ्लूइड्स में। ये आपका इम्पॉर्टेंट है जो आपको लिखना है इस पॉइंट में। मतलब कि क्या है, इस स्टेज में जो आपका टिश्यूज़ हैं वो क्या होंगे, बेकार होने लगेंगे, जिसकी वजह से फ्लूइड रिच बढ़ जाएगा जो कि इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म का है। तो यहाँ पे आपको उसी के साथ में आपको देखने को मिलेगा RBCs और न्यूट्रोफिल्स। तो पहले स्टेज में आपको ये रखना है। दूसरा है रेड हेपेटाइजेशन।
जब न्यूट्रोफिल्स आरबीसी का इनफिल्ट्रेशन हो गया, मतलब कि वो फिल्टर नहीं हो पा रहे थे, ब्लॉकेज होगा, तब आपके लंग कलर हो जाएगा रेड। इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करा है पिंक कलर से, जिससे आप इसको याद रखें कि क्या आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका आता है रीसोल्यूशन। रीसोल्यूशन का मतलब होता है जो आपके, सॉरी एक पॉइंट आपका मिस हो गया, ग्रे हेपेटाइजेशन। सॉरी, आपका ग्रे हेपेटाइजेशन का मतलब होता है जो आरबीसी आपका ब्रेकडाउन हुआ है, एक्सुडेट का फॉर्मेशन हुआ है, जो आपके फिब्रिन प्यूरुलेंट होता है उसका आपका ब्रेकडाउन हुआ है। अब भाई इतना ब्रेकडाउन 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 हो रहा है, इस ब्रेकडाउन में तो उसका कलर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वो रेड से अब ग्रे कलर में आने वाला है। अब ये रेड से ग्रे कलर क्यों आएगा, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि इसमें आपका एक्सुडेट का फॉर्मेशन होता है, वो एक्सुडेट आपका ग्रे कलर करा देगा लंग का। फिर आपका आएगा रीसोल्यूशन। रीसोल्यूशन का मतलब होता है आपकी एक रिकवरी स्टेज, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसमें आप लिखेंगे कि आपका जो एक्सुडेट था उसको अब हम लोग हटाएंगे और जो भी डेड पार्ट था उसको मैक्रोफेज आके क्लीन करेगा, जिससे आपके लोअर निमोनिया का रीसोल्यूशन हो सके। तो ये 4 पॉइंट अब आपको क्लियर हो गए। फिर हम बात करते हैं ब्रोंकोनिमोनिया की। ब्रोंकोनिमोनिया में आपको, जैसे कि ब्रोंकाई है, मान लीजिए ये आपकी ब्रोंकाई है, डायग्राम गंदा है लेकिन आप इमेजिन कर लीजिए ब्रोंकाई है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई पे आपको पैचेस देखने को मिलेंगे, लाइक दिस पैचेस। तो ये पैचेस आपके इन्फ्लामेशन की वजह से मिलेंगे। इन्फ्लामेशन किसकी वजह से होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होगा। और साथ में ये आपके लोकलाइज्ड नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज अभी देखा है माइक्रोस्कोप से आपका यहीं रहेगा, नहीं, ये लोकलाइज्ड नहीं है। ये आपके इधर उधर भी हो सकते हैं, दूसरे लंग में भी हो सकते हैं। तो ये है आपका ब्रोंकोनिमोनिया, जिसमें आपका पस फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो जो आपका पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वोलाई, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि जब फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा तो इसमें कुछ काम नहीं हो पाएगा, जिससे एयर एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, जिसमें हम लोग कहते नहीं है कि इंटरनल हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करें, तो वो नहीं हो पाएगा। फिर आपका आता है साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम क्या देखने को आपको मिलेगा? सबसे पहले तो डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में, ब्रीथलेसनेस होगा, फटीग होगा, पेन आपको मिलेगा चेस्ट में, सीवियर पेन भी होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा, जो आपका पस है वो आपका येलो ब्लडी कलर का हो जाएगा, आपको फीवर्स मिलेगा और चिल्स मिलेगा। तो ये पूरा कंटेंट आपका मेंशन है बुक में, आपके टॉपिक निमोनिया से रिलेटेड। बस आपको निमोनिया टॉपिक में इतना ही लिखना है, अगर ये आपका वेरी शॉर्ट में आ रहा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे वेरी शॉर्ट में आएगा तो हम इसको लिख लेंगे, आप लॉन्ग का बताइए। तो लॉन्ग में आप इसी में ऐड ऑन कर सकते हैं खुद से अपने मैनेजमेंट को, जो कि आपका हेल्प करेगा आंसर लिखने में और पेज को इंक्रीज़ करने में। अगर आपको है तो आप स्टार्टिंग में यहाँ पे पैथोलॉजिकल चेंजेस से पहले इटियोलॉजी मेंशन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका पेज बढ़ जाएगा और ये लॉन्ग के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। इस तरीके से पढ़ते हैं हम लोग लिमिटेड ही, बट हम लोगों को ये पता होना चाहिए कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लंग एब्सेस। अगर मैं बात करूँ लंग एब्सेस आपको बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करना है, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लंग एब्सेस क्या होता है? अगर मैं बात करूँ, जो आपका पस होता है वो आपका भर जाता है आपकी कैविटीज़ में। उसमें होता क्या है, मेनली लंग में इन्फ्लामेशन होता है, जिसकी वजह से कैविटीज़ में क्या बढ़ जाता है, फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं लंग एब्सेस। लंग एब्सेस आपकी डिवाइडेड होती है 3 स्टेजेस में, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज। पहली स्टेज में आपको इन्फ्लामेशन दिखेगा लंग्स की टिश्यू में, फिर आपको वहीं पे कैविटी दिखेगी जहाँ पे आपका फ्लूइड फिल हो सके, फिर वहीं पे आप देखोगे जो कैविटी है वहाँ पे आपका नीमोस्क्लेरोसिस होगा, मतलब कि सेल का डेड होगा। मैंने इसीलिए कर दिया जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। तो लंग एब्सेस आपका 2 टाइप्स का होता है, पहला होता है प्राइमरी, फिर होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है कि लंग में ही डिजीज़ हुई, उसी डिजीज़ की वजह से वहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेशन हुआ, उसी की वजह से आपका लंग एब्सेस डेवलप हुआ। मतलब कि इसका जिम्मेदार कौन है? लंग इटसेल्फ। लंग की वजह से ही डिजीज़ हुआ, दैट इज लाइक प्राइमरी। सेकेंडरी क्या है? आपको कोई और डिजीज़ थी, आपके बॉडी में कोई और डिजीज़ थी और वो ब्लड स्ट्रीम, मतलब कि ब्लड वेसल्स के थ्रू से आपके लंग में पहुंची, तब जाके लंग को उन्होंने एब्सेस, मतलब वहाँ पे फ्लूइड दिया, फिर लंग एब्सेस हुआ।
तब आपका हो गया सेकेंडरी। जैसे कि आपको ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन था, जैसे कि आपको सेप्सिस था, लेकिन आपका बाद में फर्दर चल के क्या डेवलप हो गया, लंग एब्सेस डेवलप हो गया। अब आपका आता है पैथोलॉजिकल चेंजेस। अब आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, अब आप खुद नोटिस करो, इस बुक में इतने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जब पढ़ा था ना तो मैंने प्राइमरी लंग एब्सेस के जो पॉइंट थे मैंने यहाँ लिख लिया था, और जो सेकेंडरी लंग एब्सेस के पॉइंट थे वो मैंने यहाँ लिख लिया था। तो ये बेसिक चीज़ होती है थोड़ा पढ़ने के तरीके से, जिससे हम इसको ईजी बना सकते हैं। अब मैं भी आपसे सिर्फ एक ही सेमेस्टर तो बड़ी हूँ, उसमें क्या होता है, कॉलेज पढ़ाता बहुत अच्छा है, मैं कॉलेज की बुराई नहीं करी, बट क्या होता है खुद से भी पढ़ना होता है, तो खुद से इजी करने के लिए आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ोन का, जिसमें हमने यूज़ करा था चैट जीपीटी का। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप इससे कम परेशान होंगे अपनी बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई में। अब मैं बात करती हूँ प्राइमरी लंग एब्सेस की, तो जो लंग के टिश्यू हैं अब वहाँ पे होगा नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब क्या होगा, सेल डेथ। तो एक पॉइंट आप ऐसे करके बना सकते हैं कि सेल डेथ हो रही है लंग के टिश्यूज़ की, ठीक है। कैविटीज़ जितनी भी थी वहाँ पे अब पस का फॉर्मेशन होगा, कैविटीज़ हो रहा है, पस का फॉर्मेशन हो रहा है, येलो डिस्कलरेशन होगा, पेन होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, वहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलेगा। तो लाइन ऐसी रखो जिसको समझ में भी आप पता चले कि हाँ प्राइमरी लंग एब्सेस में क्या क्या हो रहा है। तो प्राइमरी लंग एब्सेस में सबसे पहले नेक्रोसिस हो रहा है, फिर कैविटी फिल हो रही है आपकी पस से, फिर आपको इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन तीन से बाकी आप तीन क्या बना सकते हैं, नेक्रोसिस आप बना सकते हैं कि वहाँ पे सेलुलर डेब्रिस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे मैक्रोफेज की नीड है। पस फॉर्मेशन से आप बता सकते हैं कि येलो डिस्कलरेशन होगा, डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में, क्यों, क्योंकि गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, साथ में वहाँ पे सीवियर पेन आपको देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेशन है तो आपके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, और जो भी फंक्शनिंग है टिश्यूज़ की, सेल्स की, वो सब एकदम से आपकी गिर सी जाएगी। गिर जाने का मतलब है फंक्शनिंग डिक्रीज़ हो जाएगी, सिंपल ये है। तो प्राइमरी लंग एब्सेस समझ में आया। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी। अब ये सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी में अब आपका थोड़ा सा चेंज आएगा, मतलब कि आपका सेम रहेगा प्राइमरी की तरह, बस इसमें ये चेंज आएगा कि आपको बहुत ज़्यादा आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, या फिर आप कह सकते हैं बहुत सारे आपको और भी इसके साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, जो कैविटी है उसमें आपका भरेगा, और आपको प्राइमरी डिजीज़ की सारी चीज़ें दिखेंगी। बस फ़र्क इतना है, आपको मैलिग्नेंसी दिखेगी। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके सेकेंडरी में। अब ये मैलिग्नेंट और बेनाइन का मतलब आपको पता है, उसको आप नीचे एज अ नोट मेंशन कर देंगे अपने एग्ज़ाम में। तो ऐसे नोट लिखेंगे हेडिंग, फिर आप मैलिग्नेंट और बेनाइन को लिख देंगे। ये अब कोई स्टूडेंट ये कहेगा कि बेनाइन और मैलिग्नेंट क्या होता है, तो इसके लिए आपको यूनिट 1 की पार्ट 1 वीडियो देखना हो, पार्ट 1 या पार्ट 2 वीडियो देखना होगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं लोकेशन। अब कहाँ कहाँ ये बन सकता है, तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले कॉमन आपका राइट साइड का लंग है, फिर वो आपका लेफ्ट लंग आएगा। अब किसी ने ये नोटिस करा कि राइट लंग ही ऐसा कॉमन क्यों है, तो अगर मैं बात करूँ, अब थोड़ा सा इसको समझना आपको लगेगा। जैसे कि ये आपका क्या होता है, ट्रैके होता है, इस तरीके से डिवाइड करता है ये, और ये अगर मैं मीडियन की बात करूँ तो ये आपका एंगल कम होता है, और ये एंगल आपका ज़्यादा होता है। एंगल अप्रॉक्स में कितना होता है वो मुझे नहीं याद है, मैं इसको क्रॉस चेक करके आपको बता दूंगी, लेकिन एंगल कम और ज़्यादा का रहता है। तो एंगल कम है तो इसका मतलब ये ज़्यादातर उसी में होगा, इसीलिए कभी भी हम लोग ब्रोंकोस्कोपी करते हैं तो डॉक्टर को पता होता है कि फॉरेन पार्टिकल्स या इन्फेक्शन होने के चांसेस आपके राइट साइड में ज़्यादा है, तो पहले वो राइट साइड की करते हैं। ये चीज़ मेरा बताने का तरीका था बस। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो एब्सेस होगा वो आपके पोस्टीरियर सेगमेंट में देखेगा, जो आपके एपिकल लोब है उसमें देखने को आपको मिलेगा। जो पेशेंट अल्कोहल का यूज़ करते हैं, या फिर पेशेंट जो हॉस्पिटल में सुपाइन पोजीशन पे हैं, उनका राइट लेटरल पार्ट जो कि पोस्टीरियर सेगमेंट में होता है वो अफेक्टेड होगा। कहाँ होगा, अपर लोब में होगा, जो अपर लोब होती है उसमें। फिर हम बात करते हैं ग्रॉस पैथोलॉजी की। ग्रॉस पैथोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि कैसे सेल में चेंजेस दिखाई देगा। तो जो आपका लीसन है, लीसन इस तरीके से उभार वाला होता है, इस तरीके से ये आपका वेल बाउंडेड होगा, मतलब कि जो इसकी बाउंडिंग होगी, सॉरी इसकी बाउंड्रीज होगी एकदम वेल रहेगी, सही रहेगी। इसमें आपको नेक्रोस्टिक डेब्रिस देखने को मिलेगा, एकदम इससे से फिल होगा, और डिफाइंड बॉर्डर का होगा बना हुआ, ये आपको मिलेगा लंग पैरेन्काइमा कंडीशन में भी।
क्रॉनिक में आपको लंग एब्सेस का जो होता है वो कंडीशन बढ़ जाती है, जिसमें आप जब देखोगे तो यहाँ 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 पास पास में ग्रे का, मतलब कि ग्रे की आपको थिक लेयर दिखाई देगी, वो भी एसिमेट्रिकल होगी। मतलब ऐसा नहीं कि ग्रे कलर की लेयर यहाँ से यहाँ तक एकदम सीधी आई है, नहीं। लेयर कैसी रहेगी, थोड़ी सी ऊपर रहेगी, थोड़ी सी कम रहेगी, थोड़ी बहुत अच्छी लेयर है, थोड़ी बहुत कम लेयर है, इस टाइप से। अब आपने देखा जाके माइक्रोस्कोप में, उसको हम लोग कहेंगे माइक्रोस्कोपिक फीचर। अब आपने एक्यूट देखने गए हैं तो एक्यूट वाले में क्या देखा कि वहाँ पे न्यूट्रोफिल ग्रैनुलोसाइट्स हैं, और ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, आपके डायलेट कर रहे हैं ब्लड वेसल्स को, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन के बाद में एडिमा दिख रहा है। क्रॉनिक में क्या होगा, क्रॉनिक में सबसे पहले तो आप बायोप्सी करोगे, बायोप्सी करने के बाद में आप देखोगे कि आपको वहाँ पे प्लाज्मा सेल्स दिख रहे हैं, लिम्फोसाइट्स दिख रहा है, हिस्टियोसाइट्स दिख रहा है, और एक लेयर दिखाई देगी, वो भी मेम्ब्रेन में, जिसको हम लोग कहेंगे पायोजेनिक लेयर। ये वहाँ पे इन्फेक्शन करेगा। फिर आपका आएगा एप्सिस, जहाँ पे एप्सिस में क्या हो जाएगा, पस फिल्ड कैविटी। अब आपको क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं हमारे साइनम सिम्टम्स की। साइनम सिम्टम्स वही, आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में, फीवर हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, और आपको नाइट स्वेट्स भी आ सकते हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, प्रोडक्टिव कफ होगा, साथ में आपको पस भी दिखाई देगा उस कफ में। सो ये आपके साइनम सिम्टम्स हैं लंग एब्सेस के। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो डेफिनेशन टाइप्स तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तो आपने पढ़ी है। फिर भी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या होती है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस एक आपकी इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये आपके बैक्टीरिया से होती है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसका सोर्स क्या है, बोवाइन सोर्स, ह्यूमन सोर्स, मतलब कि ह्यूमन हो सकता है, बोवाइन का मतलब होता है इन्फेक्टेड मिल्क से हो सकता है। अब हम बात करते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के टाइप्स की। अगर मैं बात करूँ टाइप्स की, तो ये टोटल आपके 5 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस निमोनिया, फिर है ट्यूबरक्लोसिस प्लूरेसी, फिर है कैविटरी, फिर है मिलियरी, फिर है लैरेंजियल। तो पहला में क्या है कि आपका ये पहली चीज़ तो रेयर टाइप है इन्फेक्शंस का, और इसमें अक्रेंस तब होगी जब आपको निमोनिया होगा, या आपको जो यंग चाइल्ड है उनमें देखने को मिलेगा। फिर आपका सेकेंड आता है ट्यूबरकुलोसिस प्लूरेसी। ये आपको तब देखने को मिलेगा जब रप्चर होगा ग्रैनुलोमा का, वो कहाँ पे, प्लूरल स्पेस में। अब ये ग्रैनुलोमा क्या होता है, ये लंग के एजेस में प्रेजेंट होता है। कैविटरी ट्यूबरक्लोसिस का मतलब होता है आपकी कैविटीज़ बन जाएंगी, इनलार्ज स्पेस बन जाएगा, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। माइलरी में क्या, अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको टिनी नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। जब आप डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में इमेजिंग टेस्ट कराएंगे जैसे कि एक्सरे, तब आपको देखने को मिलेगा। जब आप इमेजिंग टेस्ट कराते हो तो आपको क्लियर हो जाती है इमेज के थ्रू से। इसमें आपको मिलरी में ही आपको 2 फॉर्म देखने को मिलती है। पहला होता है एक्यूट फॉर्म, फिर आपका आता है क्रॉनिक फॉर्म। एक्यूट में आपको हाई फीवर देखने को मिलेगा, क्रॉनिक में ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर आपका लास्ट आता है लैरेंजियल टीबी। ये हाईली इन्फेक्शियस टाइप है टीबी की। इसमें आपका इन्फेक्ट करता है लैरिंग्स को, जिसको हम लोग कहते हैं वोकल कॉर्ड एरिया, जिसको और हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स, क्योंकि यहीं से प्रोडक्शन होता है आपके वॉइस का। फिर हम बात करते हैं हमारे पैथोलॉजिकल चेंजेस के लिए। पैथोलॉजिकल चेंजेस बुक में डिफ़िकल्ट दे रखा है, इसलिए मैंने इसका नोट्स बनाया है। तो माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जब आप इनहेल करोगे, इनहेल करके आपका कहाँ पहुँच गया, लंग्स में पहुँच गया। लंग्स में पहुँचने के बाद में वहाँ पे मैक्रोफेज होते हैं जो कोशिश करते हैं कि मैं इनगल्फ कर लूँ, लेकिन वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पे डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी हो गई, जिसको आपने पढ़ा था सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी में। अब वहाँ के बाद आपका शुरू होगा मेन गेम। वो क्या है, अब जो आपकी बेसिलाई है वो अब आपके लिम्फ नोड्स पे जाएंगी। अब वहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ये सारे पॉइंट्स मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, बस आपका एग्जाम में आएगा तो आप इसको एलाबरेट करके लिखेंगे। बस फ़र्क इतना है, इज, एम, आर, दे, वॉट, एज, आर, जो भी आप अपना ऐड करें वो। जैसे कि अब बेसिलाई मूव टू लिम्फ नोड्स एंड कॉज द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। बन गए 2 लाइन। फिर हम लिखेंगे next, macrophage and lymphocytes form a cluster. Forming a cluster by forming another tissues or cells is known as granuloma. This granuloma present in the edge of the lung. फिर आप बताएंगे जो बेसिलाई है वो आपकी लाइफ ट्यूबरकली बनाएगी।
ट्यूबरकुले बनाने के बाद पे वहाँ पे कैसियस नेक्रोसिस होगा। कैसियस नेक्रोसिस के बाद में लीजन देखने को मिलेगा लंग्स में और लिम्फ नोड में। इसी को कहते हैं जियोन कॉम्प्लेक्सेस। अगर किसी को याद हो तो जियोन कॉम्प्लेक्सेस 2 नंबर में आया था 4th सेमेस्टर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने। जो मैंने अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम दिया था उसमें जियोन कॉम्प्लेक्सेस आया था, लेकिन जिस बच्चे ने डिटेल में पढ़ा ही नहीं उसको क्या पता जियोन कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है। इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ आराम से बताती हूँ जिससे आपको क्लियर हो कि हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, पहले बैसिलाई बैक्टीरिया है ट्यूबरकुले बनाती है, उस ट्यूबरकुले के बाद में नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस के बाद में जब आप देखोगे कि वहाँ पे लंग में लीसन हो रहा है, लिम्फ नोड में, वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं जिहोन कॉम्प्लेक्स। फिर आपका एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन के बाद में वो लेटेंट इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है, अब इस चीज़ को मैं बताती हूँ। पैथोलॉजिकल चेंजेस आपका 2 में जाएगा, पहला होगा प्राइमरी, दूसरा होगा सेकेंडरी। इसको शॉर्ट में लिखते इस तरीके से, प्राइमरी को लिखते इस तरीके से, सेकेंडरी को लिखते हैं। तो आपका जो प्राइमरी होगा वो आपका यहीं तक होगा जहाँ पे आप माइकोबैक्टीरियम से शुरू करोगे लेटेंट इन्फेक्शन तक। तो ये आपका क्या हो गया प्राइमरी, इसलिए मैंने पॉइंट मेंशन करा 1। फिर अब आपका शुरू होगा सेकेंडरी जो कि होगा लेटेंट इन्फेक्शन के बाद। तो लेटेंट इन्फेक्शन अब आपका एक्टिव फॉर्म में होगा, पहले क्या था इनएक्टिव फॉर्म में था, अब कैसा फॉर्म में होगा एक्टिव फॉर्म में हो गया। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, स्टार्ट करेगा मल्टीप्लाई। मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, मल्टीप्लाई करा, फिर मल्टीप्लाई करा। अब आप समझ रहे हो ना कैसे उसका अमाउंट इतनी जल्दी बढ़ जाता है एक टाइम पे। अब फिर आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स क्या है टीवी के, अभी हम लोग आगे फर्दर देखेंगे, वो आप इसको एज अ मेंशन कर देंगे कि जो भी आपको टीवी के सिम्टम्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपका आएगा कैविटेशन, कैविटेशन बनेगी। अब ये कैविटेशन क्या होता है, जब लंग्स की टिश्यूज़ में कैविटी का फॉर्मेशन हो जाए उसको हम लोग कहते हैं कैविटेशन। इसी कैविटेशन के बाद में जब आप देखोगे जो लंग्स हैं वो अदर ऑर्गन में भी स्प्रेड कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई और ऑर्गन है या अपने लोअर एब्डोमेन में है या एक्सट्रीमिटीज़ में, तो ये ही चीज़ क्या कर रहा है उसको स्प्रेड करेगा, जिससे कि उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिसेमिनेशन। तो बस यही चीज़ आपका मेंशन है आपके बुक में बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके दे रखा है बस। और उसको आप इस तरीके से जब नोट्स बनाएंगे तो वो एकदम आपके इजी हो जाएगा। फिर इसका आप बनाएंगे इस तरीके से पैथोजेनेसिस करके। अब ये पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोजेनेसिस में आप पहले बनाएंगे इनहेल। इनहेल के बाद क्या इनहेल हुआ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहाँ पहुँचा, लंग में। लंग में वहाँ पे क्या होगा, लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा, जिसकी वजह से आपको प्राइमरी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। बस आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप टेस्ट करेंगे, टेस्ट के बाद में आप देखेंगे इन दोनों की वजह से कैविटेशन होगा, फिर आपका डिसेमिनेशन होगा। आप समझ में आया कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स को सिंपल करते हैं स्टडीज़ के लिए, इसी से आप अच्छे से स्टडीज़ भी कर पाएंगे। फिर आपका आएगा साइन एंड सिम्टम्स। अगर मैं बात करूँ साइन एंड सिम्टम्स की, तो पहली चीज़ क्या है कि आपको डिफ़िकल्टी होगी किस में, ब्रीदिंग में। फिर आपका सेकेंड पॉइंट क्या है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा आपको पेन मिलेगा। फिर आपका क्या है, कफिंग होगी म्यूकस के साथ में, आपके कफिंग में आपको ब्लड भी मिलेगा। फिर आपकी एक्सेसिव स्वेटिंग होगी ज़्यादातर नाइट में, फटीग होगा, फीवर होगा, वेट लॉस होगा और वीजिंग होगा। तो ये आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जो आपको देखने को मिलेगा ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट में। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में इतना कंटेंट आपके एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। अब हम नेक्स्ट और लास्ट डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में COPD, दैट इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। अब सबसे पहले बात तो अगर मैं बता दूं तो इसकी डेफिनेशन और टाइप्स आपको पता है। अब ये मत कहना नहीं पता है, क्यों, क्योंकि AHN में आपने पढ़ा है। तो अब मैं बताऊं ये होता क्या है, सिंपली बता रही हूँ एकदम ओवरव्यू से। इसमें लंग में इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन के बाद में जो आपका एयर फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में, पेन होगा और हर्सनेस बनी रहेगी पूरे टाइम। अब हम बात करते हैं WHO ने क्या डेफिनेशन दी है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, आ लंग डिजीज करेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लंग एयर फ्लो दैट इंटरफेयर विद नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग क्या होती है, आपकी इंस्पिरेशन फिर आपकी एक्सपिरेशन, इसमें फोर्सफुली नहीं बोला मैंने, क्वाइट है रिस्पिरेशन आपका। फिर उसके बाद में आप इसी को कहते हो COPD।
टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो ये 2 टाइप्स का होता है। पहला आपका होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, फिर आपका आता है एम्फाइसेमा। अगर मैं बात करूँ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, तो जो आपका पहले तो एक्यूट क्रोनिक से यह बता दो कि क्रोनिक को एक्सप्लेन करके, ब्रोंकाइटिस का मतलब बता दो कि इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो जाता है। एम्फाइसेमा में क्या होता है, जो आपका सैक होता है, मतलब कि एयर सैक होता है लंग्स का, वो डैमेज हो जाता है। और उसके बाद में आपको देखोगे कि जब वो ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, इनलार्ज होता जाएगा, तो आगे चल के वो बर्स्ट मतलब फूट जाता है। फिर हम बात करते हैं इसकी कंडीशंस का डायग्राम की। तो नॉर्मल एल्वोलाई ये है। इम्फाइसेमा के एल्वोलाई में देखो कि जो मेम्ब्रेन है वो भी आपकी ब्रेक डाउन हो गई है। फिर आपका आता है ब्रोंकस में, क्योंकि हम लोग ब्रोंकाइटिस भी तो पढ़ते हैं टाइप्स में। तो ब्रोंकाइटिस में देखोगे कि कैसे नॉर्मल है, इसमें कितना स्पेस है, लेकिन नॉर्मल में, लेकिन जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा, मतलब ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, तब आपकी जो लेयर है वो एक्सेस हो जाएगी, जिसकी वजह से स्पेस बहुत ही कम हो जाएगा। फिर अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस की। तो अगर मैं बात करूँ पैथोलॉजिकल चेंजेस की सीओपीडी में, तो उसको भी मैंने नोट्स में प्रिपेयर कर लिया, इससे आप पढ़ लेंगे तो आपको एकदम ईजी रहेगा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में आपके टोटल ये पॉइंट्स आते हैं बस। सबसे पहले आपका एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन होगा। ये म्यूकस सिक्रेशन आपके ग्लोबुलेट सेल्स करेंगे। ये कहाँ होगा, आपके ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री में होगा। अब आपको क्लियर है कि ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री क्या होता है। फिर अब आप डायग्राम बना देंगे कि एयरवे आपकी क्या हो गई, थिकन हो गई है, जिसमें आप देखोगे कि वॉयल में स्वेलिंग और थिक म्यूकस जमा हो गया है, जिसकी वजह से पहले अच्छी खासी स्पेस थी। आप देख रहे हो ना यहाँ से कितनी अच्छी एयर जा सकते हैं, लेकिन जब मैंने यहाँ पे पूरा भर दिया तो कितनी स्पेस बचेगी, एकदम जरा सी। जब जरा सी स्पेस है तो अब आप खुद बता रहे हो कि एयर भी क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। तो यहाँ से एयर का जाना और आना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपका इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाएगी। वहीं पे आपके सिलियरी डिसफंक्शन होगा, मतलब कि जो आपके सीलियास प्रेजेंट होते हैं, जो इस तरीके से ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा। जब इम्पेयरमेंट होगा तो जो इतना भी म्यूकस ये जमा हो रहा है, इसको कोई नहीं हटा पाएगा। फिर इसी के रिजल्ट से, मतलब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के रिजल्ट से ही आपको एक स्पूटम प्रोडक्शन तो मिलेगा और परसिस्टेंट कफ मिलेगा, लगातार आपको कफ रहेगा। फिर आपका आता है सेकेंड एम्फाइसेमा में। एम्फाइसेमा में आपके एल्वेओलर वॉल का डिस्ट्रक्शन होगा। जो आपकी एल्वेओलाई होती है, इसके वॉल्स का डिस्ट्रक्शन होगा। इसकी वजह से जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब सरफेक्टेंट कम हो जाएगा तो ये आगे चल के कोलैप्स कर जाके बर्स्ट भी कर सक जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो गया तो ऑक्सीजन भी कमी आपकी चेंज हो सकते हैं। इनलार्ज्ड एयर स्पेस, मतलब कि अब जैसे जैसे आपकी जो एल्वेओलाई है वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है, एयर ट्रैपिंग कम होती जा रही है, वहाँ की लंग में एयर स्पेस बढ़ती जाएगी। लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, जो लंग्स है वो अपनी एबिलिटी को छोड़ देगा, धीरे धीरे लूज़ कर देगा। कैसे, पहले क्या था, लंग्स इस तरीके से था, पहले कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसने अपनी क्या करते हैं, लूज़ कर दी एबिलिटी को, जिससे वो रिकॉइल कर सके, मतलब नॉर्मल पोजीशन ले सके। फिर होगा एयर ट्रैप। जब एयर ट्रैप होगा तो बेरल चेस्ट हो जाएगा। बेरल चेस्ट एचएन में पड़ा है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आपका आता है सिलियरी डैमेज। जब ब्लड वेसल्स आपके एल्वेओलाई के आसपास डैमेज हैं तो धीरे धीरे सिलियरी डैमेज हो जाएगी, जिससे आपका ऑक्सीजन रेट कम हो जाएगा। आप ब्लड मतलब जो बॉडी है उसमें इतने ज़्यादा नहीं पहुंचा पाएंगे। इसी की वजह से आप देखेंगे कि आपको साइनस सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, रिजल्ट क्या मेन मिलेगा। तो मेन रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, डिसिप्निया, बेरल चेस्ट, कोमा, पायरेक्सिया, कन्फ्यूजन। तो ये आपको एम्फाइसेमा में देखने को मिलेगा। अब आपको समझ में आया होगा कि पैथोलॉजी कैसे पढ़ते हैं, डिजीज़ कंडीशन में क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो सेम इस तरीके से आपका मेंशन है। और आप चाहें तो साइन एंड सिम्टम्स कॉमन करके बता सकते हैं, या तो अलग से बाद में बता सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप बाद में बताइएगा, और अगर ये लॉन्ग में है तो लास्ट में साइन एंड सिम्टम लिखने के बाद में लास्ट में आप मैनेजमेंट में ऐड ऑन कर दीजिएगा। सो आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में।